हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम मिश्रा पर। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का 6ठी क्लास देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले 5 क्लास हो चुका है। जो लोग नए जुड़े हैं वो जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रकाश पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रकाश यानी लाइट। देख लेते हैं प्रकाश क्या होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, ठीक है बच्चों। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है और इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, ठीक है बच्चों। देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट है विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग है। तो आंसर क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग। साथ में ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश कैसा तरंग का उदाहरण है, तो वो भी अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश के कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, ठीक है। कौन कौन सा गुण है बच्चों, प्रकाश, विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है, तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता। तो 4 ऑप्शन दिया होगा जिसमें से एक ऑप्शन ये होगा या ये होगा, और जो इन दोनों में से होगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश का फोटान सिद्धांत, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है जिन्हें हम लोग फोटान कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलना क्या कहलाता है, फोटान कहलाता है। अगला पॉइंट है प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी, ठीक है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, रोमर ने की थी, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट क्या है, वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो आंसर हो जाएगा वायु या निर्वात में, और कितना होती है पूछ दे तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, ठीक है बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि प्रकाश की चाल पर माध्यम का अपवर्तनांक का क्या असर पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट। देखिए प्रकाश की चाल को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है, ठीक है। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड होता है, ठीक है। और देख लीजिए चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये अगर क्वेश्चन पूछ दे तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1.28 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा समझ लेते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए प्रतिदीप्त वस्तुएं क्या होती है, तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, ठीक है। सिंपल भाषा में बोले तो वैसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है बच्चों, सूर्य, विद्युत बल्ब, ठीक है। सूर्य के पास भी अपना खुद का प्रकाश होता है और विद्युत बल्ब के पास भी खुद का प्रकाश होता है, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है अदीप्त वस्तुएं।
अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। ठीक है बच्चों, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है पारदर्शक वस्तुएं। ठीक है बच्चों, वो ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शक वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और पारदर्शक वस्तुएं के उदाहरण क्या है? कांच और जल। आप लोग देखे होंगे कि कांच को जब प्रकाश के सामने हम लोग लेके जाते हैं तो प्रकाश कांच से या जल से आसानी से एक छोर से उसके दूसरे छोर पर जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अर्धपारदर्शक वस्तुएं। ठीक है, अर्धपारदर्शक वस्तुएं क्या होती है? कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उसका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। उसे हम लोग ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं बच्चों? अर्धपारदर्शक वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेल लगा हुआ कागज किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्धपारदर्शक वस्तुएं का। ठीक है बच्चों, अब चलिए एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो आप लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है? तो निर्वात या वायु में होती है। कितना होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, कांच में पूछे एग्जाम में कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तारपीन के तेल में कितना होती है बच्चों? 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है रॉक सॉल्ट। ठीक है, रॉक साल्ट में क्या होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला पॉइंट क्या है? नाइलॉन। नाइलॉन में प्रकाश की चाल क्या होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, इसमें इम्पोर्टेंट निर्वात वाला याद रखिएगा आप लोग, कांच वाला, तारपीन वाला और जल वाला। ठीक है, ये दोनों को भूल भी जाइएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है बच्चों प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में प्रकाशित हो जाता है। ठीक है ना, यानी जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें बहुत धूल कण तथा अन्य पदार्थ हो। ठीक है बच्चों, और जब इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है तो ये प्रसार करने की घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम में डेफिनीशन नहीं आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तथा अगर क्वेश्चन पूछ दे बच्चों कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ दे कि आकाश के रंग का रंग नीला किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब परावर्तन का 2 नियम है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, जब मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, और इस सतह पे ये किसी वस्तु का सतह है और ये प्रकाश की किरण है, और जब यहाँ से परावर्तित होकर लौट रही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ये हो गया हम लोग का आपतित किरण। ये आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और जहाँ पे आके मिलते हैं इसे आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का हो गया बच्चों परावर्तित किरण जो लौट गई। तो बच्चों बोला क्या है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी ये आपतित किरण है ये,
और ये आपतन बिंदु पर अगर एक लंब खींच दिया गया तो ये अभिलंब हो गया, तथा ये क्या है बच्चों, परावर्तित किरण। ठीक है, तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं, यही बोला है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पॉइंट क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। देखिए समतल दर्पण से परावर्तन। ठीक है ना, अब अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के कितने दूरी पर बनाता है। ठीक है ना, तो दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने हो। ठीक है बच्चों, और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, और पार्श्व रूप से उल्टा भी होता है। यानी जब आप लोग समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखेंगे तो उसका जो वस्तु का लेफ्ट साइड होगा वो दर्पण में राइट में दिखाएगा, और जो उसका राइट साइड होगा वो दर्पण में लेफ्ट साइड में दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति, ठीक है, दर्पण के सामने जितना चाल से चलेगा उसके दुगुना चाल से दर्पण में उसकी चाल दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन पूछेगा यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए, ठीक है, दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट क्या बच्चों, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की अपेक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, यानी जितना वस्तु का लंबाई है उसका आधा दर्पण की लंबाई होगी, तभी जाके उसमें उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है बच्चों गोलीय दर्पण से परावर्तन। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके पिछले सतह को हम लोग रैतित करके बनाते हैं, यानी पिछले सतह को रंग देते हैं, तो ये गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। आप लोग को पता होगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, और हम लोग इस सेशन में केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग मेन पॉइंट को देखने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, देखिए बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में काम आता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, आप लोग एकदम ध्यान देके इसको पढ़िएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, पूछ सकता है कि आँख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं अपनी चिकित्सा में, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोलर कुकर में कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो सोलर कुकर में बच्चों अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग। देखिए
हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, इससे पहले थोड़ा सा ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है बच्चों, और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? उल्टा व वास्तविक होती है। ठीक है, देखिए, अगर वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बच्चों? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच होगी और वस्तु की तुलना में क्या होगी बच्चों? छोटा होगी। ठीक है, अगला है उल्टा व वास्तविक भी होगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बच्चों? वह उल्टा होगा और वास्तविक होगा। जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी बच्चों? वह अभी वक्रता केंद्र पर बनेगी और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वैसा ही होगा। ठीक है ना, यानी समान आकार का होता है। और देखिए, यह उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, अगला पॉइंट क्या है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु जब रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है बच्चों, और इसकी स्थिति क्या होगी? उल्टा व वास्तविक होगी। अगर प्रतिबिंब फोकस पर हो, ठीक है बच्चों, अगर वस्तु फोकस दूरी पर रखा हो, फोकस पर, ठीक है, तब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और उसका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है और इसकी स्थिति क्या होती है बच्चों? उल्टा होता है, वह वास्तविक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है फोकस तथा ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है बच्चों, और क्या होगा? बड़ा बनता है, सीधा होगा, वह आभासी होगा उसकी प्रकृति। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है बच्चों? देखिए, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना, उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, यानी उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है? तो इसका उपयोग गाड़ी में चालक के सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में, यानी साइड मिरर के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, यानी गाड़ी के साइड मिरर में जो लगा होता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गाड़ी में, ठीक है ना, साइड मिरर के रूप में चालक जिसका उपयोग करते हैं वह कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है बच्चों। ठीक है, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सोडियम परावर्तक लैंप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से दूर जाती है, तथा जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसी घटना को क्या बोला जाता है बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में कभी डेफिनेशन नहीं पूछता है, एग्जाम में जो पॉइंट पूछते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, अपवर्तन के नियम क्या होता है? आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, यानी साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है? म्यू। अब अगला पॉइंट क्या है? इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एस्नेल का नियम भी बोलते हैं। साइन आई बाई साइन आर को एस्नेल का नियम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है जब तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो अपवर्तनांक पर क्या असर पड़ता है? तो अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि पूछ सकता है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लाल रंग का प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तथा बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए,
ताप बढ़ाने पर सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, ठीक है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब प्रकाश, ठीक है, का ताप बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, तो अपवर्तनांक पर क्या असर पड़ता है, तो अपवर्तनांक घटता है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, ठीक है। तो देखिए, द्रव में डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके कारण द्रव में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटना होती है, ठीक है बच्चों। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। आप लोग देखे होंगे सूर्योदय के पहले भी सूर्य लाल दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है। यह घटना किसके कारण होती है बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, ठीक है। अब देखिए, पानी से भरे हुए किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके कारण पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये किसके कारण होता है बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, ठीक है। देखिए, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है बच्चों। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चल अगला पॉइंट है बच्चों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है बच्चों, उससे पहले हम लोग क्रांतिक कोण को डिस्कस कर लेते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट देखिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हम लोग बोलते हैं, ठीक है बच्चों। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित 2 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है बच्चों, ठीक है। देख लेते हैं क्या। पहला, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, और दूसरा क्या होगा बच्चों, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हीरा किसके कारण चमकता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ठीक है बच्चों। देखिए, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किस घटना का उदाहरण है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है बच्चों। देखिए, जल में पड़ी परख नली का चमकना, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है, ठीक है बच्चों। कांच में आई दरार का चमकना, ये भी किसका उदाहरण है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। यानी ये चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु क्या होता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा हो, ठीक है बच्चों। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो देखिए, प्रकाशीय तंतु का उपयोग क्या होता है बच्चों, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, इसकी तीव्रता में क्षय किए बिना स्थानांतरित करना होता है, ठीक है। चलिए, प्रकाशीय तंतु का उपयोग हम लोग देख लेते हैं, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, प्रकाशीय तंतु का उपयोग क्या होता है, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में इसका उपयोग होता है, ठीक है। विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा विकिरण करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में भी इसका उपयोग होता है। और देखिए, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर बच्चों। देखिए, अगला पॉइंट क्या है, लेंस की क्षमता, ठीक है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
देख लेते हैं हम लोग लेंस की क्षमता क्या होता है। तो देखिए लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f डायोप्टर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है तथा इसे हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा बच्चों, धनात्मक। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ दे कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो उसकी क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट है लेंस की क्षमता में परिवर्तन। ठीक है, लेंस, देखिए चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। ठीक है ना बच्चों, यानी लेंस को जब किसी द्रव में हम लोग डुबोते हैं तो उसकी क्षमता, ठीक है, और फोकस दूरी दोनों परिवर्तित हो जाती है। तो इसके लिए 3 कंडीशन है, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जब ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है। ठीक है, अर्थात उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है और लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है, तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगी, तो लेंस की क्षमता घट जाती है। फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगी, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। और यही पूछ दे कि लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछ दे कि लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षमता समाप्त हो जाती है। और पूछ दे कि उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो लेंस होता है बच्चों वह समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट है, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी क्या होती है बच्चों, बदल जाती है। ठीक है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा और अवतल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चों, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो ऐसे स्थिति में उसके लेंस के फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लेंस का फोकस दूरी क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर पूछ दे कि उसकी क्षमता पर क्या अंतर पड़ेगा, तो क्षमता क्या होती है बच्चों, घट जाती है। ठीक है, इसके साथ ये भी पूछ सकता है कि लेंस के प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए जो उत्तल लेंस होगा वो बदल के अवतल लेंस बन जाएगा, और जो अवतल लेंस होगा बच्चों वो बदल के क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए जब लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाने पर, ठीक है ना, यानी जब लेंस को हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोते हैं, ठीक है, तो उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान कार्य करेगा तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान कार्य करता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोने पर उत्तल लेंस कैसा व्यवहार करेगा,
तो उत्तल लेंस क्या हो जाता है बच्चों, अवतल लेंस में बदल जाता है। और अगर पूछ दे कि अवतल लेंस क्या व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस उत्तल लेंस में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है बच्चों, देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंग के प्रकाशों में बंट जाता है। और इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना क्या होती है बच्चों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, देखिए ये हम लोग का प्रिज्म है बच्चों, डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है ना, देखिए ये प्रिज्म है, जब इससे एक श्वेत प्रकाश हम लोग गुजार रहे हैं तो देख रहे हैं कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो गई है। ठीक है, और ये विभक्त होने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, देखिए ये विव ग्योर लिखा है बच्चों, यही होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, देखिए सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों, बैगनी रंग का होता है। ठीक है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, लाल रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कांच में किस रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी रंग। ठीक है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन ये पूछे कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, बैगनी रंग ही होता है। ठीक है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है। और अपवर्तनांक पूछे कि किसका सबसे कम होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, लाल रंग होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक है, देखिए जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो किस इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, या एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में, ठीक है, कौन सा रंग बाहर की ओर होता है, तो देखिए लाल रंग जो होता है वो बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। ठीक है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। ठीक है, देख लेते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है बच्चों, देखिए द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है तो किस इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है, इसमें बाहर की ओर बैगनी रंग और अंदर की ओर लाल रंग होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सा रंग बाहर की ओर होता है, तो देखिए बैगनी रंग बाहर की ओर होता है और लाल रंग जो होता है वो अंदर की ओर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तथा पूरक रंग। ठीक है बच्चों, देखिए लाल, हरा तथा नीला रंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा प्राथमिक रंग है, तो देखिए लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होता है। ये क्वेश्चन रीजनिंग में अक्सर पूछते हैं। ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, तो 4 ऑप्शन देता है बच्चों। देखिए लाल, हरा और नीला जो होगा वो तो समान हुआ, क्यों, क्योंकि वो प्राथमिक रंग हुआ, और जो एक अलग सा जो कलर देगा वो हम लोग का भिन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए
अगला पॉइंट क्या है, पीला, मैजेंटा तथा पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग बोलते हैं। ठीक है ना, पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, द्वितीयक रंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लाल और नीला रंग मिलके क्या बनता है, मैजेंटा कलर बनता है। ठीक है, और हरा और नीला को जब मिलाया जाता है तो पीकॉक नीला बनता है, और जब लाल और हरा को मिलाया जाता है तो पीला रंग बनता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, देखिए, लाल प्लस पीकॉक नीला को मिलाने पर सफ़ेद रंग का निर्माण होता है, और जब हरा और मैजेंटा को हम लोग मिलाते हैं तो भी सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। ठीक है, और जब नीला और पीला रंग को मिला देते हैं तो ये भी सफ़ेद रंग का निर्माण करता है, और जब लाल और हरा और नीला को मिला देंगे, तीनों को मिक्स करेंगे तो भी क्या हो जाता है बच्चों, सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियाँ होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पॉइंट क्या है, रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रंगीन टेलीविज़न में, ठीक है, कौन से रंग का उपयोग किया जाता है, तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, देखिए, थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया। ठीक है बच्चों, जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंग को मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं। ये एग्जाम में आएगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना क्या होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों यानी विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। ठीक है, आज की क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज का ये पॉइंट क्या है बच्चों, मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है, देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु तो देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और यह किस कारण से होता है, तो देखिए, लेंस की गोलाई जब बढ़ जाती है तब होता है। दूसरा कारण क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। तीसरा कारण है लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। ठीक है बच्चों, यानी निकट दृष्टि दोष का 3 कारण, पहला क्या है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, दूसरा इसका फोकस दूरी घट जाती है, तीसरा क्या होता है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष जब होता है तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है, और बच्चों, इस रोग का निवारण क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वह अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग करता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखलाई पड़ती है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखलाई देगी और नज़दीक की वस्तु नहीं दिखलाई देती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है बच्चों, तो देखिए, लेंस की गोलाई कम हो जाती है। ठीक है, और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है,
लेंस की क्षमता जो होता है वो क्या होता है बच्चों, घट जाता है। ठीक है, देखिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए इस रोग में निकट की वस्तु का रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है ना, इस रोग में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, और इस रोग का निवारण के लिए हम लोग उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है उसको हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है जरा दृष्टि दोष। ठीक है बच्चों, तो देखिए वृद्धा अवस्था के कारण आँखों की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही नज़दीक की वस्तु देख पाता है। तो इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, और इस रोग के निवारण के लिए हम लोग द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, द्विफोकसी लेंस को हम लोग बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले बच्चों तो व्यक्ति सीधे दिशा में देख सकता है लेकिन ऊपर उसे कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो इस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता बोलते हैं। ठीक है, और इस रोग के निवारण के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए।